मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए जो का हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्री फ्रॉम बिगनिंग टू अप टू 1200 BC का, तो उसमें अपन पढ़ने वाले हैं। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त काल में कला साहित्य विज्ञान की प्रगति का वर्णन कीजिए तथा गुप्त युग को आपके सामने भारत का स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, किस प्रकार कहा जाता है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने ये वाला प्रश्न होने वाला है। अगर आप इसको शुरू करें आपके सामने, इससे पहले आपके सामने जो मैं ये पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, या आपको जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नीचे की तरफ आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे सब्सक्राइब करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अपलोड में ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। लेकिन पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब आपको देखने को मिलेगी। साथ के साथ आपको क्या करना है, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट वाले लिंक पे क्लिक करके अन्य वीडियो भी आप साथ के साथ देख सकते हो। और यहाँ पर जो कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है और शॉप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो प्रोडक्ट टैग कर रखा है, इसके अलावा भी और कोई प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो अगर आप खरीदना चाहते हो तो। चलो शुरू करते हैं आपके सामने। गुप्त काल आपके सामने लगभग 320वीं ईस्वी से लेकर 550वीं ईस्वी को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। अगर अपन बात करें भारतीय इतिहास की, तो आपके सामने गुप्त काल है वो लगभग 320वीं ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक आपके सामने दिखाई पड़ता है। और इसको भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। क्यों? इस दौरान भारतीय साहित्य और विज्ञान है उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिली थी, जिसने भारतीय जो सभ्यता उसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया था। मतलब गुप्त काल है, अगर गुप्त काल की बात करें, इसको भारतीय साहित्य का स्वर्णिम काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भारतीय कला है, साहित्य और विज्ञान है उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिली थी। इसने भारतीय सभ्यता है उसको एक नई दिशाओं तक, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का क्या किया था, कार्य किया था। पहले वाला पॉइंट है इसमें कला साहित्य तथा विज्ञान में प्रगति। किस किस में प्रगति देखने को मिलती है? कला साहित्य में जो प्रगति है वो देखने को मिलती है। पहला पॉइंट है मंदिर निर्माण। गुप्त काल में स्वतंत्र रूप से विकसित मंदिर स्थापत्य कला का उदय हुआ। मतलब किस किस प्रकार की कला का उदय हुआ इसमें? गुप्त काल में जो स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ, जिसमें आपके सामने जो विकसित मंदिर स्थापत्य कला है, जिसमें ईंटों और पत्थरों से निर्मित मंदिरों में गर्भगृह, मंडप और शिखर का विकास देखने को मिला। जिसमें क्या आपके सामने ईंट और आपके सामने पत्थर है, उससे निर्माण आपके सामने क्या हुआ, गर्भगृह। मतलब जो आपके सामने मंदिर का, जहाँ पे मंदिर के अंदर जाने की जो जगह होती है उसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण हुआ। मंडप और शिखर है उसका विकास देखने को मिला। समझ में आ गया आपके सामने? तो मंदिरों के जो स्थापत्य कला है उसके अंदर जो अलग अलग चीज़ों की बात करूँ मैं आपके सामने, गर्भगृह जैसे जो आपके सामने जो ये आपका ये मंदिर होता है, इसके अंदर मान लो ये टेम्पल है, तो इसके बीच में जगह इसको गर्भगृह बोला जाता है। शिखर जो ऊंचाई वाली चीज होती है उसको शिखर बोला जाता है, पूजा पाठ वाला जगह मंडप बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों का विकास है पहली बार कब देखने को मिला? जब आपके सामने क्या हुआ, गुप्त वंश वो राज करने के लिए आता है, जिसमें इन्होंने अपने समय में अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर और तिगवा गांव का विष्णु मंदिर है वो इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब इन्होंने अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें दशावतार मंदिर हो गया, भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर हो गया और तिगवा का विष्णु मंदिर है वो इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। अगले वाला पॉइंट है मूर्तिकला। इन्होंने बुद्ध, देवी देवताओं, विष्णु, शिव, दुर्गा और आपके सामने सुंदर और भावपूर्ण मूर्तियों का निर्माण करना शुरू किया। मतलब इन्होंने क्या किया, आपके सामने भगवान बुद्ध हो गए, हिंदू देवी देवता जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा की जो सुंदर व भावपूर्ण जो मूर्तियां हैं उसका इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, मूर्तियों का निर्माण करना शुरू किया। इनके कार्यकाल में इन प्रकार की जो मूर्तियां होती हैं उनमें उनके भाव दिखाने शुरू करने लगे। समझ में आ गया आपके सामने? सारनाथ में भगवान बुद्ध की मूर्तियां इनके गुप्त वंश में देखने को मिली। मथुरा की जो आपके सामने बुद्ध प्रतिमा देखने को मिली, और साथ के साथ सुल्तानगंज है जगह है, वहाँ पर कांसे की बुद्ध प्रतिमा व उदयगिरी की वराह प्रतिमा और गुप्तकालीन मूर्तियों की श्रेष्ठ उदाहरण है। तो अलग अलग मूर्तियों की बात करें तो जो सारनाथ है, जो आपके सामने जहाँ पर भगवान बुद्ध की
प्रमुख मूर्तियां देखने को मिलती हैं। मथुरा में इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगवाई और आपके सामने सुल्तानगंज वहां पे कांसे की बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के नहीं, इन्होंने भगवान विष्णु शिव दुर्गा की जो मूर्तियां उसमें मानवीय भावनाओं को जोड़ने का प्रयास किया। जैसे माता काली है तो उनका जो मूर्ति है उसमें क्रोध नजर आएगा आपको। दुर्गा माता उनके जो आपके सामने भगवान राम है तो उनका जो शरीर उसमें तेज ओजस्व नजर आएगा आपके सामने। भगवान श्री कृष्ण है उनकी चेहरे पे आपको थोड़ा मधुरमय भाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार के जो भाव है वो अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों में सबसे पहले कब दिखाई पड़े आपके सामने, किसकी कार्यकाल में दिखाई पड़े? गुप्त वंश के कार्यकाल में दिखाई पड़े। अगले वाला पॉइंट आपके सामने चित्रकला। अगले वाला पॉइंट क्या आपके सामने? चित्रकला। अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफा 16, 17 व 19 और बाघ की गुफाएं और भित्ति चित्र इस कला का कलात्मक उत्कृष्ट का परिणाम है। मतलब अजंता की गुफाएं हैं 16, 17, 19 और बाघ की गुफाएं और भित्ति चित्रकला वो इस कला की क्या है? सबसे कलात्मक जो उत्कृष्ट का परिणाम है, जिससे मानवीय भावनाओं और जीवन के दर्शन को सजीव रूप से दिखाया गया। मतलब जो अजंता की गुफाएं 16, 17 व 19 व बाघ की गुफाएं हैं उसमें क्या आपके सामने ये जो चित्रकला की गई वो भी कब की गई? आपके सामने गुप्त काल में की गई। और गुप्त काल की विशेषता यही है कि इनके जो चित्रों का निर्माण हुआ उसमें मानवीय भावनाएं देखने को मिलती हैं और जीवन के जो सजीव चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको विस्तार से? साहित्य की बात करें, किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई? संस्कृत साहित्य का स्वर्णिम युग। गुप्त काल के समय आपके सामने जो संस्कृत साहित्य है उसका स्वर्णिम युग माना जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में जो संस्कृत साहित्य है उसको क्या किया गया? उसको विस्तार से उसका विस्तार देखने को मिला। उसमें कालिदास जैसे प्रमुख कवि हैं जिनको पूरी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत महान कवि के रूप में, लेखक के रूप में जाना जाता है। उनको अपने कार्यकाल में संरक्षण देने का गुप्त वंश के सम्राटों ने कार्य किया, जिसमें इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम जैसी जो प्रमुख आपके सामने क्या है प्रमुख जो लेख है या प्रमुख साहित्य है वो किसके द्वारा रचना की गई? कालिदास के द्वारा की गई। तो इन सभी आपके सामने रचनाओं के नाम याद कर लो और फिर आपके सामने इनको क्या करना? आपको लिख देना है जैसे प्रश्न आए तब। इस काल के सबसे महान कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है। इनको किस रूप में जाना जाता है? सबसे महान कवि और नाटककार के रूप में किसको जाना जाता है? कालिदास को जाना जाता है। अन्य लेखकों की बात करें आपके सामने तो विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस उनके द्वारा लिखी गई, देवी चंद्रपुरम, शूद्रक जिसमें मर्छक कटिकम, दंडी जो देश जिनके द्वारा देश कुमार चरित्र जैसे आपके सामने प्रमुख लिखे गए। तो इसमें अगर आप याद करना चाहो ना तो विशाखा दत्त को याद कर लेना और शूद्रक को याद कर लेना। बाकी और संस्कृत के साहित्यकारों को ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना नाम आपको याद नहीं होगा। कालिदास को जरूर से याद कर लेना, कालिदास के प्रमुख साहित्य कृतियों को भी याद कर लेना। कॉम्पिटिशन में भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी अगर आप लिख के आओगे तो आपके और ज़्यादा नंबर देखने को मिलेंगे। पुराणों का संकलन की बात करें, इस काल में कई प्रकार के पुराण ये तो संस्कृत में जो अन्य साहित्यकार हैं उनके द्वारा रचना की गई, जैसे कालिदास हो गए, विशाखा दत्त हो गए, शूद्रक हो गए। ये कुछ प्रमुख संस्कृत के साहित्यकार थे जिन्होंने वर्तमान गुप्त वंश के समय किस प्रकार का राजवंश हुआ करता था, कैसा उनका कार्यकाल हुआ करता था, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन हिंदू सभ्यता में जो पुराणों का महत्व, उन अलग अलग प्रकार के जो पुराण हैं उनको भी कहाँ से उनका भी क्या हुआ? विकास हुआ गुप्त वंश के अंदर, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण व विष्णु पुराण जैसे जो पुराण हैं उनको अंतिम रूप देने का कार्य किया। आपको पता है भारतीय जो हिंदू सभ्यता है उसमें पुराणों का बहुत ज़्यादा महत्व है। समझ में आ गया? तो इन सभी पुराणों को आपके सामने एक जो अंतिम रूप देने का या इनको पूरा करने का कार्य किस काल में हुआ? गुप्त वंश के द्वारा हुआ। गुप्त वंश के द्वारा के समय जो लेखक उनके द्वारा हुआ। नीति कथाओं की बात करें, पंचतंत्र, हितोपदेश जैसी नीति कथाएं लिखी गई जिससे विश्व साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी जो प्रमुख नीति कथाएं वो लिखी गई और विश्व इतिहास है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। पंचतंत्र के अंदर जो कविताएं हैं, जो कहानियां हैं वो आज भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। समझ में आ गया आपको विस्तार से?
अगले वाला प्रश्न आपके सामने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें उसमें क्या दिखाई पड़ता है, गणित और खगोल विज्ञान। इसमें ना सिर्फ इन्होंने साहित्यकारों को, ना सिर्फ इन्होंने साहित्य जो स्थापत्य कला को संरक्षित करने का कार्य किया गुप्त वंश में, गुप्त वंश के द्वारा जो अनेक प्रकार के वैज्ञानिक थे उनको भी क्या किया, अपने कार्यकाल के अंदर इन्होंने संरक्षण देने का कार्य किया। उनके जो आपके सामने जो प्रमुख जो सिद्धांत है उनको पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए, उनको पैसे के माध्यम से क्या देने के लिए, सहायता देने का इन्होंने कार्य किया। जिसमें आपके सामने गुप्त वंश के समय ही आर्यभट्ट है जिनके द्वारा सूर्य का सिद्धांत दिया गया। आर्यभट्टम ने सूर्य का सिद्धांत दिया। दशमलव प्रणाली है और पाई का जो मान है उसकी मानों की खोज की गई। किसके द्वारा, आपके सामने जो प्रमुख रूप से आपके सामने गुप्त वंश के द्वारा ही की गई, गुप्त वंश के राजवंशों में हुई। तो आर्यभट्ट ने सूर्य का सिद्धांत दिया और पाई की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। और वो किसके समय थे, गुप्त वंश के द्वारा के समय ही थे। इन्होंने यह भी बताया आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य केंद्रित है। मतलब सूर्य पहले क्या माना जाता था कि आपके सामने सूर्य है ना पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में आर्यभट्ट और अन्य कुछ जो साइंटिस्टों ने यह बताया, वैज्ञानिकों ने यह बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके आसपास चक्कर लगाती है। समझ में आ गया। अन्य प्रकार के आपके सामने जो प्रमुख साहित्यकारों की बात करें तो उसमें कौन है, वराह मिहिर प्रमुख साहित्यकार हैं जिन्होंने बृहत संहिता लिखी, पंच सिद्धातिका लिखी गई और खगोल विज्ञान से संबंधित इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो वराह मिहिर है, इनके द्वारा क्या आपके सामने विज्ञान पे बहुत से कार्य किए, ज्योतिष विज्ञान के बारे में बताया और मौसम विज्ञान है उसके बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया। तो वराह मिहिर आपके सामने जिन्होंने आपके सामने बृहत संहिता लिखी, पंच सिद्धातिका लिखी गई, इसमें खगोल विज्ञान के बारे में, ज्योतिष विज्ञान के बारे में विस्तार से बताया गया। ब्रह्मगुप्त है, उनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका भी प्रारंभिक रूप से विचार किया गया। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके बारे में जो स्टार्टिंग के रूप में कि कहीं ना कहीं आपके सामने पृथ्वी है वो सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर इसीलिए लगाती है, कहीं ना कोई बल कार्य करता है और बाद में उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना गया। ये किसने कही ये बात आपके सामने, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ये बात कही गई। समझ में आ गया आपको विस्तार से। अगले वाला पॉइंट है धातु विज्ञान। दिल्ली के लौह स्तंभ है आपके सामने, वो किस चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके द्वारा जो दिल्ली का जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण कराया गया। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, आपके सामने दिल्ली के अंदर जो लौह स्तंभ है उसके निर्माण कराने का कार्य किया, जिससे क्या गुप्त कालीन जो धातु विज्ञान है वो उत्कृष्ट कला है उस समय पैदा होती है। जो 1600 ईस्वी से अधिक समय तक जंग, अभी तक उस पर जंग नहीं लगा। तो दिल्ली के अंदर जो आपके सामने दिल्ली टोपरा है वहाँ पे आपके सामने जो दिल्ली का लौह स्तंभ दिखाई पड़ता है। अब देखो लोहे से बनी चीज़ें उसको जंग लग जाती है, लेकिन देखो गुप्त कालीन काल में इस प्रकार के धातु विज्ञान उन्होंने इस प्रकार से उसको क्रिस्टलाइज किया, इस प्रकार से उस पर जंग रोधी कोई जो आपके सामने कोई विधि लगाई जिससे आज 1600 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक उस पर क्या नहीं लगा, जंग अभी तक नहीं लगा। अगले वाला पॉइंट है चिकित्सा विज्ञान। चरक संहिता व सुश्रुत संहिता संभवतः है आपके सामने पहले के ग्रंथों के संकलन और विस्तार था। मतलब चरक संहिता और जो सुश्रुत संहिता है वो आपके सामने सबसे पहले जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें से ग्रंथों में से देखने को मिलते हैं, जिसमें चिकित्सा विज्ञान व शल्य चिकित्सा के बारे में आपको विस्तार से पता चलता है। समझ में आ गया। तो चिकित्सा विज्ञान पे इन्होंने कार्य किया, धातु विज्ञान पे इन्होंने कार्य किया, साथ के साथ मौसम विज्ञान, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक इनके कार्यकाल में गुप्त काल वंश में देखने को मिले। इसीलिए क्या कहा जाता है, आपको स्वर्णीय युग कहा जाता है। यह तो था आपके सामने गुप्त वंश से संबंधित। अगर आपके सामने विज्ञान की प्रगति से संबंधित प्रश्न आ जाए तो ये करना है। अब आपको इसको स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है इसके ऊपर अपन विस्तार से पढ़ेंगे। गुप्त वंश को स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला पॉइंट है इसके अंदर आपको लिखना है समग्र विकास, कला, साहित्य, सामाजिक, दर्शन, धर्म व प्रशासन जैसे सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व है जो इसमें उन्नति देखने को मिली। मतलब जो गुप्त वंश है इसके समय कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, विज्ञान व धर्म दर्शन व धर्म और प्रशासन जैसी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आपके सामने विकास होता दिखाई पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें विकास होता दिखाई पड़ा गुप्त काल के अंदर। अगले वाला पॉइंट आपके सामने स्थिरता और शांति।
एक शक्तिशाली और सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन ने लगभग 2 शताब्दियों तक राजनीतिक स्थिरता व शांति प्रदान की, जिससे रचनात्मक गतिविधियां उसको प्रोत्साहन मिला। मतलब गुप्त वंश के समय क्या आपके सामने एक शक्तिशाली और सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन ने लगभग क्या 2 शताब्दियों तक आपके सामने 200 वर्षों तक लगभग क्या राज करते रहे भारत के ऊपर। अब कोई राजवंश 200 वर्षों तक लगातार स्थिर रूप से, जिसमें लगातार एक नहीं 3 से 4 5 से 6 लगातार आपके सामने शक्तिशाली राजाए जिन्होंने पूरे भारत पर क्या किया, राज किया। समझ में आ गया आपके सामने। समुद्रगुप्त वो इन्हीं के कार्यकाल में आए हैं जिन्होंने अखंड भारत पे पहली बार राज करने का कार्य किया था, दक्षिण भारत को भी उन्होंने जीता था। तो इसीलिए क्या इन्होंने सिर्फ साहित्य को संरक्षण देने का कार्य नहीं किया, बल्कि इनके कार्यकाल में स्थिरता और शांति भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। क्यों? क्योंकि लगातार इनके कार्यकाल में एक से बढ़कर एक महान राजा देखने को मिले थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने आर्थिक समृद्धि। आंतरिक व बाहरी व्यापार का विकास से आर्थिक समृद्धि आई, जिसने कला व संस्कृति को पोषण देने में मदद की। मतलब क्या देखने को मिला आपके सामने, जो आंतरिक व बाहरी व्यापार उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। कैसे? क्यों? क्योंकि आपके सामने जो अलग पूरे भारत पे इन्होंने क्या किया था, राज किया था। तो अलग अलग राज्यों पर इनका क्या हुआ, नियंत्रण हो गया। किसी प्रकार का कोई राजा वो विद्रोह नहीं करता था, तो व्यापार बहुत विस्तारित रूप से चलता था। न्याय प्रणाली बहुत ज्यादा सुदृढ़ थी, कला व संस्कृति भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और उस समय आपके सामने किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी, अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर गुप्त राजवंश के समय जब लोग घूमने के लिए आए आपके सामने, तो उन्होंने ये कहा कि जब हम गलियों से गुजरे तो कोई एक चोरी की घटना हमारे साथ कभी नहीं हुई। लोग अपना सामान है वो घरों में खुले छोड़ दिया करते थे आपके सामने। हम ना कोई चोरी डकैती जैसी चीजें गुप्त वंश के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती थी। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि बहुत ही सुदृढ़ मजबूत आपके सामने राजवंश है वो राज किया करता था, गुप्त राजवंश है वो यहां पर राज करता था। अगले वाला पॉइंट है संस्कृति का प्रभाव। भारतीय संस्कृति, कला व धर्म, विशेषकर बौद्ध धर्म को दक्षिण पूर्वी एशिया तक इन्होंने प्रचार प्रसारित करने का कार्य किया। मतलब इनके द्वारा क्या आपके सामने जो बौद्ध धर्म है जो गुप्त वंश है, इसके द्वारा क्या किया गया, भारतीय संस्कृति, कला व धर्म को, खास करके बौद्ध धर्म है, इसको पूरी दुनिया में इन्होंने क्या किया, फैलाने का कार्य किया, जिससे दक्षिणी पूर्वी एशिया तक प्रचार प्रसार है वो देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म का हर जगह अलग अलग जगह प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिला? क्योंकि इन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति, कला व धर्म को अलग अलग जगह पर प्रचारित व प्रसारित करने का काम किया था। अगला वाला पॉइंट है ज्ञान का सर्वसर्धन। गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में मौलिक शोध ने क्या किया, विश्व को मूल्यवान ज्ञान दिया। मतलब गणित और आपके सामने खगोल विज्ञान जैसे जो प्रमुख विज्ञान है, इनके जो शोध हुए, इससे क्या पूरी दुनिया के अंदर क्या देखने को मिला आपके सामने, पूरी दुनिया के अंदर जो इस शोध है, जो इनके द्वारा जो रिसर्च की गई इनके लोगों के द्वारा, कालिदास जैसे प्रमुख साहित्यकार रहे, आर्यभट्ट जैसे प्रमुख वैज्ञानिक रहे, चरक संहिता लिखने वाले चरक जैसे प्रमुख आयुर्वेद के ज्ञाता रहे। तो इस प्रकार के सिर्फ एक क्षेत्र में ही नहीं, अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में आपके सामने इनकी महानता दिखाई पड़ती है। समृद्धशाली इनका राज्य था, न्याय प्रणाली इतनी सदृढ़ थी, को चोरी जैसी चीजें नहीं देखने को मिलती थी। इनके द्वारा महात्मा बुद्ध है या आपके सामने बौद्ध व हिंदू धर्म को, दो बड़े धर्मों को इन्होंने एक साथ चलने का प्रयास चलाया, और दोनों के दोनों धर्मों में किसी प्रकार का कोई विघटन नहीं देखने को मिला। उस समय की मूर्ति कला को, स्थापत्य कला को अपने अलग स्तर पर लेकर चले गए। कालिदास, विशाखादत्त जैसे प्रमुख आपके सामने साहित्यकार है वो इनके जो कार्यकाल में पनपे। तो इससे यह पता चलता आपके सामने कि इनका कार्यकाल है वो सिर्फ विस्तारवादी नीति पर ही काम नहीं करता था। अच्छा, साहित्य ने इनके समय चंद्रगुप्त द्वितीय और आपके सामने समुद्रगुप्त जैसे प्रमुख राजा हुए, जिनको भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि इनका कार्यकाल में एक से बढ़कर एक समर्थशाली राजा निकल कर आए, और वो एक सर्वांगीण विकास करने का उन्होंने संपूर्ण जो अपना साम्राज्य उसका सर्वांगीण विकास किया। इसीलिए इनका जो साम्राज्य, इसको किस नाम से जाना जाता है, भारत के स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। ये उन प्रमुख आपके सामने जो अखंड भारत की आज बात की जाती है, उस अखंड भारत को सबसे पहले समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित किया गया था, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान
से इधर आपके सामने म्यांमार तक जो पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में आपके सामने तिब्बत जैसे क्षेत्र तक, और दक्षिण में आपके सामने जो श्रीलंका या फिर आपके सामने जो दक्षिण भारत है, संपूर्ण भारत को जीतने का कार्य किनके द्वारा किया गया था? गुप्त राजवंश के द्वारा किया गया था। और सिर्फ ना इन्होंने अपने राजवंश को आपके सामने क्या किया? विस्तारित किया, बल्कि इन्होंने अपने राजवंश को संभाल कर भी रखा। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत रही। यद्यपि स्वर्णिम युग शब्द कुछ हद तक आदर्शवादी हो सकता है, लेकिन इस काल में जाति व्यवस्था और स्त्रियों की कुछ सीमाएं थी। फिर भी गुप्त काल की हुई सर्वांगीण प्रगति ने भारतीय इतिहास को ऐतिहासिक व स्वर्णिम छाप छोड़ी है। हो सकता है इनके जो समाज है, कार्य जो इनका राजवंश रहा, इसमें जातिवाद देखने को मिलता था। क्यों भाई? जातिवाद उस समय चरम सीमा पर था, तो इनके कार्यकाल में जातिवाद और महिलाओं पर पाबंदियां इनके कार्यकाल में भी बनी रही। लेकिन इनके कार्यकाल में अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से अगर देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है कि इनके कार्यकाल में सर्वांगीण विकास हुआ। और यही सर्वांगीण विकास है, इसी के वजह से आज क्या होता है आपके सामने, पूरा जो इनके जो गुप्त राजवंश है, इनको क्या कहा जाता है? भारत के स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो यह था आपके सामने जो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, गुप्त राजवंश के कला व साहित्य विज्ञान की प्रगति के बारे में बताइए, और इन्हें स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, इनके कार्यकाल को, इसके बारे में बताइए। अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू 1200 BC, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास का जो पेपर होता है आपके सामने 1200 ईस्वी तक, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासन, सेनापति, कला व विद्याओं, जो अलग अलग प्रकार की उनकी जो विद्याएं थी, उसके संरक्षण को मुख्य रूप से आपको क्या करना है? मूल्यांकित करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कोई पीडीएफ अगर फ्री में प्राप्त करना चाहते हो, जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते लाइक वाला बटन दबाना, और फिर आपके सामने डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पर ये पीडीएफ फ्री में देखने को मिल जाएगी। फाइल वाले सेक्शन में जाकर अगर आप सर्च करोगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देख BA फर्स्ट सेमेस्टर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। साथ के साथ अगर आप कोई फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट और आपके सामने शॉप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं अब आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने, हर्षवर्धन का जो कार्यकाल की बात करें तो हर्षवर्धन है वो आपके सामने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। हर्षवर्धन है वो आपके सामने पुष्यभूति वंश है, उसके आपके सामने जो प्रमुख आपके सामने क्या रहते हैं, राजवंशों में से उन सभी वंश का एक शासक हुआ था। इसने लगभग आपके सामने आधी शताब्दी तक उत्तर भारत पे शासन किया था, और सबसे कुशल शासकों में से हुआ पुष्यभूति जो वंश है, उस शासकों में से सबसे महान शासक, सबसे कुशल और एक सबसे तगड़े सेनापति के रूप में जाना जाता है, जिसे सिर्फ ना एक अपनी विस्तारवादी नीति के वजह से जाना जाता है, बल्कि उसको जाना जाता है अपनी कला और विद्याओं के संरक्षण देने के लिए भी। मतलब उसने अपने अलग अलग प्रकार की जो कला, उसके सामने जो कला व साहित्य है, उसको भी इसने क्या किया था, संरक्षित करने का कार्य किया था। साथ के साथ इसको एक उदार संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। चीनी यात्री हेवेन सांग के यात्रा वृत्तांत और बाण भट्ट की हर चरित्र में उनके शासनकाल के बारे में विस्तारित रूप से पता चलता है। हर्षवर्धन के समय आपके सामने चीनी यात्री हैं, हेनस्यांग है, वो अपने भारत देश में घूमने के लिए आते हैं, और तब उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रकार के शासन हुआ करता था उसके बारे में बताते हैं। और उसी के शासनकाल में, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में बाण भट्ट है, वो वहाँ का क्या हुआ करता था, राज दरबारी कवि हुआ करता था। उसने हर चरित्र लिखी, उसने भी उसके जो शासनकाल है वो किस प्रकार का शासनकाल है उसके बारे में विस्तार से बताया। उस वहाँ से भी हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आइए आप जानते हैं कि हम एक हर्षवर्धन को एक कुशल शासक के रूप में क्यों जानते हैं, कैसे उन्हें जाना जाता है कि वो एक बड़े महान और एक उदार शासक के रूप में थे।
हर्षवर्धन आपके सामने जो हर्षवर्धन है, हर्ष का प्रशासन है जो वो अत्यंत सुव्यवस्थित था। भले ही वो मौर्य जितना, जो मौर्य साम्राज्य उतना जितना उनके जितना केंद्रीकृत नहीं था, बल्कि वह प्रांतों, जिलों व गांवों में विभाजित था। मतलब प्रशासनिक अगर दृष्टिकोण से बात करें तो हर्षवर्धन का कार्यकाल है वो बहुत ही शानदार रहता है। वो उसमें क्या है, उसमें मौर्य जितना केंद्रीकृत मतलब उसमें क्या था, सिर्फ जो सम्राट है उसकी सबसे ज्यादा चलती थी, ऐसा नहीं था। ये जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में क्या देखने को मिलता था, अलग अलग प्रकार के प्रांत, जिले व गांव में विभाजित कर रखा था और सबके पास अपनी अपनी क्या होती थी, शक्तियां देखने को मिलती थी। वह व्यक्तिगत रूप से प्रशासन का निरीक्षण करता था और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी कार्य करता था। क्या करता था, जो हर्षवर्धन है समय समय पर औचक निरीक्षण करने के लिए मशहूर था। क्या करता था, गांव में, कभी किसी गांव में उसे लगा कि भाई जो बाजार में भेष बदलकर काफी बार क्या करता था, परीक्षण करने के लिए चला जाता था, या फिर खुद भी आपके सामने कोई प्रशासनिक रूप से जो व्यक्तिगत वहां पर क्या करता था, परीक्षण करने के लिए चला जाता था। तो इससे लोगों की समस्या, उनके कार्यकाल में किस प्रकार से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनके प्रशासन में कहाँ कमियां हैं, कहाँ अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में उनको विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाती थी। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भू राजस्व है। जो हर्षवर्धन है उसके समय आय का सबसे प्रमुख स्रोत कोई चीज थी, वो क्या थी आपके सामने, आय का प्रमुख स्रोत था, वो था वहां का भू राजस्व। भू राजस्व आपके सामने वो आय का प्रमुख स्रोत होता है जो उपज का कितना था, 1/6 भाग था। कितना, 1/6, मतलब 6 बोरी अगर आपके अनाज की हो तो 1 बोरी आपके सामने हर्षवर्धन ले लिया करता था कर के रूप में। लेकिन वह करों को लेकर न्यायपूर्ण था। मतलब हर्षवर्धन के समय जितने भी जो कर लिए गए वो एक तो 1/6 ज्यादा बड़ा कर भी नहीं था, साथ के साथ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जनता का जो पैसा था उसको उनके न्याय के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जनता की भलाई के लिए भी खर्च किया जाता था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने लोक कल्याणकारी कार्य। हर्ष ने अपनी प्रजा के लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह, धर्मशालाएं का बनवाई और औषधालय है उसकी स्थापना की गई। मतलब हर्षवर्धन ने क्या किया, अपनी प्रजा के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यों का करने का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने कुएं खुदवाने का कार्य किया, विश्राम गृह का निर्माण करवाया, साथ के साथ औषधालय है उसके स्थापना करवाने का कार्य कराया। वह प्रति 5 वर्ष में प्रयाग व महामोक्ष परिषद का भी आयोजन करता था। क्या करता था आपके सामने, प्रत्येक 5 वर्ष में आपके सामने, उनके सामने क्या हुआ करती थी, एक महामोक्ष जो परिषद उसका आयोजन किया जाता था, जहाँ पे क्या, जिससे जो उसका जितना व्यक्तिगत खजाना हुआ करता था उसको दान कर देता था। देखो कितनी बड़ी बात है, जितना पैसा उसके पास जरूरत है उसका पैसा रख लेता था, जितना ज्यादा पैसा उसके पास बच जाता था उस पैसे को वो क्या कर देता था, दान कर देता था। और दान लोगों को सिर्फ पैसे के रूप में नहीं बल्कि लोगों के लिए भलाई के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं को कराने के लिए करता था। बल्कि आज के समय की जो सरकार है जो क्या करती है, फ्री बेज देती है, रेवड़ियां बांटती है, उनकी तरह नहीं करता था ऐसे फ्री में पैसे दे दिए, ना ना, क्या करता था, उनकी भलाई के लिए पैसे लगाता था, सड़कों का निर्माण कराता था, कुएं खुदवाता था, साथ के साथ विश्राम गृह के उनके इस कार्यकाल में देखने को मिलते हैं। और उस समिति व परिषद का क्या नाम है, महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता है, जो उसके समय आपके सामने लगती थी, जिसमें अपना सारा खजाना वो दान कर दिया करता था। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें, यद्यपि वह स्वयं शिव का उपासक था और बाद में बौद्ध धर्म का भी अनुयायी बन गया, लेकिन उसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई और उनको संरक्षण देने का कार्य किया। एक महान शासक की क्या आपके सामने प्रमुख उपलब्धि होती है, एक प्रमुख उसकी गुण होता है, वो चाहे किसी धर्म को माने, चाहे वो किसी भी विचारधारा को माने, लेकिन उसकी विचारधारा, उसका धर्म, उसके व्यक्तिगत आपके सामने जो थिंकिंग है वो उसके शासन काल में प्रजा पर थोपने का काम नहीं करता। वो सभी लोगों को समानार्थी रूप से क्या करता है, दिखाने का प्रयास करता है। वो यही बात आपके सामने हर्षवर्धन में भी दिखाई पड़ती थी। वो खुद एक शिव का बहुत बड़ा उपासक था, लेकिन उसके बावजूद वो बौद्ध धर्म को भी का बाद में जाकर अनुयायी भी बना, और साथ के साथ अन्य धर्म उसके समय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य प्रकार के जो धर्म है उनको उसने क्या किया, संरक्षण देने का कार्य किया और सभी के प्रति सहानुभूति दिखाई और सहिष्णुता दिखाने का प्रयास किया। सभी लोगों को अपने धर्म मानने के लिए प्रेरित किया, सभी धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रयासरत रहे।
ये तो थी आपके सामने जो कुशल शासक के रूप में उसके क्या क्या कार्य थे। तो प्रशासनिक दक्षता बढ़िया थी, राजस्व व्यवस्था बहुत बढ़िया करता था, लोक कल्याणकारी कार्य किए और धार्मिक सहिष्णुता उसके कार्यकाल में देखने को मिली। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, हर्षवर्धन को एक दुर्जन सेनापति के रूप में कैसे जाना जाता है, कैसे माना जाता है भाई। हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में थानेश्वर व कन्नौज का जो शासन है वो संभाला। कैसे संभाला भाई, उसके जो राज्यवर्धन उसके भाई को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में वो है शासन काल है वो संभालता है थानेश्वर व कन्नौज जैसी जगह है जो यूपी में कन्नौज है वहाँ पर। उसने अपने सैन्य कौशल और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, पंजाब से बंगाल तक और हिमालय से नर्मदा तक फैलाया। मतलब प्रमुख उन्होंने उत्तर भारत में अपना संपूर्ण राज्य फैलाया हर्षवर्धन के द्वारा। समझ में आ गया। उसने आपके सामने उसका शासन काल बहुत बड़ा था, पंजाब से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर नर्मदा तक संपूर्ण उत्तर भारत में आपके सामने हर्षवर्धन ने क्या किया था, राज किया था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने युद्ध कौशल। वह शशांक गौड़ शासन को पराजित किया तथा वल्लभी के ध्रुव भट्ट से मित्रता स्थापित की। उसने क्या किया, शशांक जो गौड़ शासक है उसको पराजित करने का कार्य किया गया उसके द्वारा। समझ में आ गया। और वल्लभी के जो ध्रुव भट्ट हैं उसके साथ इन्होंने मित्रता की। तो दोनों प्रकार के इन्होंने कार्य किए। जिन राजाओं को के साथ उसको लगता था कि संधि करने में फायदा है, उसके साथ वल्लभी के ध्रुव भट्ट जैसे जो राजा है जिनके साथ उसको लगा कि मुझे मित्रता करनी चाहिए, उसके साथ इन्होंने मित्रता की। और जिन लोगों के साथ लगा कि उनको विखंडित करके, उनको जीत कर, उनको पराजित करके उसको फायदा है, शशांक जो नाम का जो राजा गौड़ राजवंश का राजा हुआ करता था उसको हराया भी। तो उसने सभी प्रकार की नीतियों का हर्षवर्धन ने उपयोग किया। उन्होंने लोगों को हराया भी, राजवंशों को, उन्होंने उनके साथ संधि भी की। वो सिर्फ विस्तारवादी नीति में सिर्फ युद्ध को ही नहीं बल्कि संधि को भी मानता था। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और एक शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया। हर्षवर्धन के द्वारा उसकी राजधानी क्या बनी, हर्षवर्धन की कन्नौज है वो आपके सामने हर्षवर्धन की राजधानी बनती है और कन्नौज को वो क्या बनाता है, एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में भी विकसित करता है। समझ में आ गया आपके सामने। पुलकेशिन द्वितीय से पराजय। हालांकि वह एक सफल सेनापति था लेकिन उसे चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा तट पर पराजित का सामना करने पड़ा, जिससे उसे दक्षिण विजयपुर के अभियान को रोक लिया। एक हर्षवर्धन की सिर्फ जीवन में आपके सामने माने तो उसकी वो उत्तर भारत तक, अब आपका सवाल आएगा सर उसका उत्तर भारत में तो सारा का सारा जो साम्राज्य था, लेकिन उसने दक्षिण भारत पर क्यों नहीं गया वो, क्योंकि चालुक्य राजवंश पे उसने आक्रमण करता है और पुलकेशिन द्वितीय से जब उसका जो विंध्याचल पर्वत के किनारे जो आपके सामने नर्मदा नदी पर उसका क्या होता है, युद्ध देखने को मिलता है। और जहां पर चालुक्य राजवंश के पुलकेशिन द्वितीय वो उसको क्या कर देता है, हरा देता है। और यहीं पर उसका जो दक्षिण का जो आपके सामने जो अभियान है वो यहीं पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। आगे दक्षिण की तरफ वो पुलकेशिन द्वितीय को उसको बढ़ने से वहीं पर रोक देता है और यहीं उसकी क्या हो जाती है, सैन्य सीमाएं हैं वो यहाँ पर उसकी हार के साथ कम हो जाती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने संगठित सुसंगठित सेनाएं। उसके पास एक बहुत बड़ी विशाल सुसंगठित सेना थी जिसने पैदल सेना व घुड़सवार सेना व गज सेना शामिल थी। अगर अपन विस्तार से समझने का प्रयास करें तो हर्षवर्धन के पास एक बहुत बड़ी सेना देखने को मिलती थी जिसमें अलग अलग प्रकार के पैदल लोग भी चलते थे, घुड़सवार भी थे और गज हाथियों की सेना भी देखने को मिलती थी। तो हर्षवर्धन है वो अपने पास सिर्फ एक प्रकार की सेना नहीं बल्कि सारी की सारी सेना उसके पास थी, एक सुसंगठित व्यवस्थित व उसके पास एक स्थायी सेना देखने को मिलती थी। इसीलिए वो अलग अलग प्रकार के उत्तर भारत में उसका जो सैन्य अभियान है सफल सैन्य अभियान करने में वो सफल होता है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की सेना का सम्मिश्रण उसमें देखने को मिलता है। पैदल चलने वाले सैनिक आगे चलते थे, फिर घुड़सवार और फिर गज सेना वो आपके सामने चलती थी। तो इस प्रकार से उसकी सेना का स्ट्रक्चर हुआ करता था। समझ में आ गया आपके सामने कैसे एक सेनापति के रूप में उसने कार्य किया, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से बताया। अब अपन पढ़ेंगे आपके सामने हर्षवर्धन की कला व एवं विद्याओं, कौन कौन सी विद्याएं हैं जिसके संरक्षण के रूप में उसने कार्य किया। हर्षवर्धन की बात करें आपके सामने, वह स्वयं विद्वान और लेखक था। हर्षवर्धन है वो स्वयं एक बहुत उच्च कोटि का विद्वान व लेखक था। मतलब हर्षवर्धन की बात करें आपके सामने, एक वो बहुत ही उच्च कोटि का आपके सामने विद्वान व लेखक के रूप में जाना जाता है, उसने क्या किया था आपके सामने, संस्कृत में 3 प्रमुख नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद की रचना की थी।
मतलब हर्षवर्धन ने क्या किया था, हर्षवर्धन वो बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही शानदार विद्वानों में से था। और उसने ऐसे नहीं कि उसके राजवंशों में कोई राजकवि रहा करता था उसने साहित्य की रचना की, वो खुद भी साहित्यकार था, खुद भी साहित्य की रचना करता था। और उसके द्वारा 3 प्रमुख नाटक है, जिसमें प्रियदर्शी का सबसे प्रमुख नाटक है, रत्नावली व नागनंद भी कुछ प्रसिद्ध है, वो साहित्य की रचना उसके द्वारा खुद की गई। तो समझ सकते हो कि एक वो राजा जिसने इतने सफल अभियान के साथ साहित्य की भी वो रचना किया करता था। समझ में आ गया आपके सामने। कलम और तलवार दोनों को परोक्ष रूप से चलाने में सफल रहा कौन, हर्षवर्धन। अगले वाला पॉइंट है विद्वानों को संरक्षण। उसके दरबार में अनेक महान विद्वान और कवि थे। मतलब अगर अपन बात करें, जो हर्षवर्धन वो खुद एक कवि नहीं था, लेखक नहीं था, बल्कि उसके कार्यकाल में बहुत से अनेक प्रकार के जो लेखक और महान कवि है वो देखने को मिलते हैं। जिसमें प्रमुख रूप से बात करें अपन तो बाण भट्ट हैं, वो उनके राज दरबारी कवि हुआ करते थे, जिनके द्वारा क्या की गई आपके सामने, हर्ष चरित्र की, हर्ष की जीवनी और कादम्बरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई। तो बाण भट्ट आपके सामने इनके जो हर्ष हुआ करते थे, उनके दरबार कवि हुआ करते थे। उनके द्वारा हर्ष चरित्र लिखी गई और कादम्बरी जैसी प्रमुख जो साहित्य ग्रंथ उनकी रचना की गई। अगले वाला पॉइंट है मयूर, प्रसिद्ध कवि जिन्होंने सूर्य शतक की रचना की। तो उनके शासनकाल में आपके सामने एक मयूर नामक के जो कवि व लेखक भी हुआ करते थे, जिसने सूर्य शतक नामक क्या रचना भी की। अगले वाला पॉइंट है दिवाकर, अन्य विद्वान थे जिन्होंने हर्ष ने संरक्षण दिया। तो 3 बाण भट्ट, मयूर व दिवाकर 3 प्रमुख आपके सामने क्या रहे, साहित्यकार रहे, जिन्होंने जो आपके सामने हर्षवर्धन है उसके शासनकाल में काम किया और उन्होंने उनको संरक्षण देने का कार्य किया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को उदारतापूर्ण संरक्षण और दान किया। मतलब हर्षवर्धन ने क्या किया आपके सामने, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको क्या संरक्षण किया। एक तो उसमें जो साहित्यकार प्रोफेसरों को लगाने का कार्य किया, साथ के साथ उसको दान दिया, ताकि क्या है जो बौद्ध धर्म है उस पर और अध्ययन हो सके और उच्च शिक्षा पर कार्य किया जा सके। और उनके समय, हर्षवर्धन के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो सबसे बड़ी आपके सामने विश्वविद्यालयों में से हुआ करती थी, सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक हुआ करती थी। यहीं पर आपके सामने उनके कार्यकाल में हिंसांग आता है, और हिंसांग चीनी यात्री था, वो हर्षवर्धन के समय घूमकर जाता है। उसने आपके सामने कहाँ पर ज्ञान जो शिक्षा प्राप्त की थी, जो आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय है उसके अंदर क्या किया था, अपनी जो ज्ञान व शिक्षा को प्राप्त करने किया था। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कला और स्थापत्य कला। उसके शासनकाल में कई बुद्ध स्तूपों, विहारों, मंदिरों का निर्माण हुआ। यद्यपि उनके इस क्षेत्र में गुप्त काल जैसी भव्यता नहीं थी। मतलब इनके काल में आपके सामने बहुत सारे बुद्ध स्तूपों का भी निर्माण हुआ, विहारों और मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन इनकी स्थापत्य कला में जो गुप्त काल है उसमें भाई गंधार व मथुरा कला है वो क्या रहती है, उनका क्या उत्कृष्ट कला जैसी कलाएं आपके सामने उनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की आपके सामने कोई नई कला नहीं देखने को मिली, नई शैली नहीं देखने को मिली, कोई अद्भुत आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा अच्छे आपके सामने जो विहार व मंदिरों का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़े बहुत तो इनके द्वारा भी निर्माण किए गए, छोटे मोटे मतलब निर्मित किए, बड़े नहीं थे। हर्ष को एक महान विजेता व कुशल जो प्रशासक के होने के साथ साथ साहित्य और कला का उदार संरक्षक भी था। मतलब हर्षवर्धन आपके सामने एक महान विजेता भी था, एक कुशल प्रशासक के साथ साथ आपके सामने साहित्य और कला का सबसे तगड़े संरक्षक के रूप में उसको जाना जाता है। उसने उत्तर भारत के इतिहास में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना और सांस्कृतिक उत्कर्ष है उसके प्रतीक के रूप में उसको जाना जाता है। उसने भारतीय इतिहास के महान शासकों के विशिष्ट स्थान प्रदान है। तो भाई एक आपके सामने हर्षवर्धन के बारे में अपने जितना पढ़ा है उससे आपको क्या पता चला, इतना तो कम से कम आपको समझ में आ गया होगा कि वो राजा हुआ, वो सम्राट हुआ जिसने कलम और तलवार दोनों एक साथ चलाई, जिसने पूर्ण उत्तर भारत पे आपके सामने क्या रहा, राज करने का प्रयास किया। कहीं पर उसका शासन प्रणाली बहुत ज्यादा अच्छी थी, वहीं उसको दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय के चालुक्य राजवंश के पुलकेशिन द्वितीय से हार का भी सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छा सेनापति था, लेकिन उसको दक्षिण अभियान में हार का सामना करना पड़ा।
दूसरी तरफ उसने क्या है, नालंदा जैसी विश्वविद्यालयों में अपना क्या क्या अपना थोड़ा बहुत अनुदान दिया और उनको संरक्षित करने का प्रयास किया। वहीं उनके समय कुछ कोई आपके सामने कोई बड़ी स्थापत्य कला का विकास नहीं दिखाई पड़ता है, दोनों दिखाई पड़ते हैं। इनके समय प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी ज़्यादा बहुत ही सुसमृद्धशाली और आपके सामने कैसी थी, आपके सामने बहुत अच्छी थी, जिसमें गांवों तक फैली हुई इनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये आपके सामने हर्षवर्धन के शासनकाल में सेनापति कला और जो विद्वानों का संरक्षण से संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है। कैसे लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री का, इतिहास का, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम बिगनिंग अप टू 1200 BC 1200 ईस्वी तक का जो आपके सामने जो भारतीय इतिहास का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चोल के स्थानीय प्रशासन व कला एवं साहित्य के जो क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बताइए। मतलब जो चोल राजवंश हुआ करता था उसके जो स्थानीय प्रशासन का जो कला व साहित्य में क्या योगदान रहा उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले अपन। तो बच्चों वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने जो PDF है उसका लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको फिर आपके सामने क्या है उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी जो टेलीग्राम चैनल उसका लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल पे जाके आप फाइल वाले सेक्शन में PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस पेपर से संबंधित तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट और जो शॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट व मंत्रा से, जो मैंने टैग कर रखा है। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। यहाँ पर जो इस कोने में आपके सामने जो टैग वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। तो अपन अगर पढ़ें, अब प्रश्न की तरफ पढ़ें अपन आगे, तो चोल साम्राज्य वो आपके सामने 9वीं से लेकर 13वीं ईस्वी तक दक्षिण भारत का एक सबसे अत्यंत शक्तिशाली और दीर्घकालीन साम्राज्य था। मतलब चोल साम्राज्य वो आपके सामने 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक दक्षिण भारत के एक सबसे बड़े शक्तिशाली व दीर्घकालीन साम्राज्यों में से कौन सा होता है, एक शक्तिशाली साम्राज्य होता है, जो अपने सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन व अद्वितीय स्थानीय स्वशासन व कला व साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहता है उसका। मतलब चोल साम्राज्य है वो आपके सामने कहाँ तक देखने को मिलता है, 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें उसका जो शासनकाल है वो पूरा का पूरा देखने को मिलता है। चोल राजवंश आपके सामने दक्षिण भारत का एक सबसे प्रमुख राजवंश में से भी आपके सामने राजवंश होता है, जो क्योंकि भाई उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा, मगध साम्राज्य में अपन ने गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ा, फिर अपन पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने मौर्य वंश के बारे में देखा। तो दक्षिण भारत ये सभी उत्तर भारत के प्रमुख रूप से राजवंश रहते हैं। दक्षिण भारत के चोल राजवंश है वो सबसे ज्यादा कैसा था, एकदम सुदृढ़ व शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। तो इसकी अगर अपन बात करें आपके सामने चोल राजवंश की, चोल प्रशासन सबसे विशिष्ट विशेषता थी कि वह कुशल और विस्तृत स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता था। मतलब चोल प्रशासन वो आपके सामने किस प्रकार का प्रशासन देखने को मिलता था, विस्तृत व स्थानीय स्वशासन के रूप में उसको जाना जाता था। विशेषकर ग्रामीण स्तर पर, किस रूप पे, विशेषकर उसको ग्रामीण स्तर के स्तर पे उसकी सबसे ज्यादा क्या हुआ करती थी, पकड़ हुआ करती थी। ग्राम सभाएं हैं, आज के समय जो अपने ग्राम सभाएं ग्राम पंचायत जो देखते हो वो चोल राजवंश ने बहुत पहले अपने समय ही बना ली थी। और इनकी ग्राम सभाएं हैं, जो ग्रामीण स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा मजबूत और सुदृढ़शाली थी, जिसका विवरण आपको कहां पर देखने को मिलता है, उत्तर मेरु जो अभिलेख है उसके अंदर इनका आपके जितने भी जो चोल प्रशासन है उसके बारे में विस्तार से आपको पता चलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने ग्राम सभाएं। इनकी ग्राम सभाओं की बात करें, सामान्य गांवों की सभाएं जिसे भूस्वामी सदस्य हुआ करते थे। तो इनकी ग्राम सभाएं अलग अलग प्रकार की ग्राम सभाएं देखने को मिलती थी, जिसमें सामान्य गांवों की सभा हुआ करती थी जिसमें भूस्वामी सदस्य हुआ करते थे। मतलब
आज के समय जो अपनी गांव की सभा होती है, नॉर्मल जो ग्राम सभा होती है, जिसमें गांव के कोई भी लोग बैठकर क्या करते हैं, आपके सामने बातचीत कर सकते हैं, तो उसको किस नाम से जानते थे? चोल साम्राज्य में उर के नाम से जानते थे। किस नाम से? उर के नाम से जाना जाता था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सभा व महासभा। अगर हार ब्राह्मणों को दान किए गए गांवों की सभा जो अधिक शक्तिशाली व संगठित होती थी, जिसका सदस्य पेरू मक्कल कहलाते थे। मतलब आपके सामने कैसा क्या देखने को मिलता था? ब्राह्मणों को दान की जाने वाली जो आपके सामने जो क्या हुआ करती थी, आपके सामने जो जगह होती थी, जो गांवों को जो ब्राह्मणों को जो दान की जाती थी जगह, सभा और महासभा के नाम से जिनको जाना जाता है, वो सबसे अधिक शक्तिशाली व संगठित होती थी, जिसके सदस्य कौन होते थे? पेरू मक्कल है वो इसके प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। समझ में आ गया आपके सामने? तो ब्राह्मणों को दान की गई वाली जमीन जहां पर आपके सामने जो सभा होती थी, उसको सभा व महासभा के नाम से जाना जाता था चोल साम्राज्य के अंदर। अच्छे से याद कर लेना, उर में सामान्य गांव के लोग, सभा व महासभा में कौन? ब्राह्मणों को दान दी गई जमीन जिसपे जो लोग राज करते थे, ये सभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग हुआ करते थे। समझ में आ गया? ये भाग लेते थे। इनको क्या किस नाम से जानते थे? सभा को सभा या महासभा के नाम से, और इनको पेरू मक्कल के नाम से भी जाना जाता था। ये जो ब्राह्मण होते थे जिनको जमीन दान में मिलती थी राजवंशों के द्वारा। अगले वाला पॉइंट है नगरम। नगरम क्या है? व्यापारिक नगरों की सभा, जिसमें व्यापारी और शिल्पी सदस्य हुआ करते थे। मतलब अलग अलग प्रकार के जो व्यापारिक नगर हैं, उसमें जो सभा देखने को मिलती थी, जिसमें व्यापारी और जो शिल्पकार से संबंधित जो सदस्य हुआ करते थे, उसको किस नाम से जाना जाता है? नगरम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नगरम के नाम से जाना जाता है। जो अलग अलग प्रकार के व्यापारिक जो नगरों की सभा हुआ करती थी, व्यापारी व शिल्पियों के सदस्य देखने को मिलते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने समितियों द्वारा कार्य। ये तो थी आपके सामने सभाएं। जो चोल राजवंश है उसमें सभाओं का बहुत बड़ा योगदान था। चोल राजवंश में आपके सामने जो ग्रामीण पद्धति है, ग्रामीण पद्धति सबसे ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ पद्धतियों में से थी। समझ में आ गया आपके सामने? अब इनके शासनकाल में किस किस प्रकार की समितियां देखने को मिलती थी? प्रत्येक सभा के कई उप समितियां हुआ करती थी। मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो सभाएं हुआ करती थी, उसके नीचे कई उप समितियां भी देखने को मिलती थी, जिन्हें वार्यम के माध्यम से कार्य किया जाता था। वार्यम क्या होता है आपके सामने? समितियों के बारे में बात करें तो पहली समिति हुआ करती थी चोल राजवंश में वार्यम, वार्षिक समिति, जो न्याय व प्रशासन करने का कार्य करती थी। कौन सी समिति? वार्यम समिति, जो वार्षिक समिति के नाम से जाना जाता है, जो न्याय व प्रशासन को संभालने का कार्य करती है। अगली कौन सी है? एरियम। एरियम कौन सी है? जो तालाब व सिंचाई समिति। एरियम कौन सी समिति हुआ करती थी? जो आपके सामने तालाब व सिंचाई समिति हुआ करती थी, जो किसका काम करती थी? कोई तालाबों के निर्माण से संबंधित कार्य, सिंचाई प्रणाली को सुदृढ़ रूप से लागू करने का कार्य, वो किसके द्वारा किया जाता था? एरिवारियम समिति के द्वारा किया जाता था। समझ में आ गया आपके सामने? अगला है तोट्टावारियम। तोट्टावारियम कौन सी हुआ करती थी? जिसमें उद्यान समिति। तोट्टावारियम या समझ लो तोते से याद कर लो। तोते कहां पर होते हैं? उद्यानों में, बगानों में, बगीचों में। तो बगीचों की देख रेख करने के लिए, उनके उद्यानों का निर्माण करने के लिए कौन सी समिति होती थी? तोट्टावारियम समिति हुआ करती थी। अगली समिति की तरफ अपन बढ़े, पौनवारियम। नाम से पता चल रहा है आपको सामने कैसी समिति है? श्रवण समिति। पौनवारियम आपके सामने कैसी समिति होती थी? आपके सामने जो श्रवण मतलब आभूषण से संबंधित, आपके सामने सोने को, खाद्यान्नों के, दक्षिण भारत में सोना निकलता था कर्नाटक में, तो उसको संभालने के लिए, या फिर खजाने में कितना सोना आया कितना गया उसको संभालने के लिए कौन सी समिति? श्रवण समिति हुआ करती थी। अगले वाला पॉइंट है न्यायवरियम। जो न्याय को संभालने के लिए कौन सी समिति हुआ करती थी? न्यायवरियम समिति है वो कार्य करती थी। समझ में आ गया? तो सभाएं और समिति प्रमुख हुआ करती थी चोल राजवंश के अंतर्गत। अगला सदस्यों का चुनाव करना। जितने भी जो सदस्य हुआ करते थे उनको लॉटरी द्वारा चुनाव किया जाता था, कुंड वाले प्रणाली द्वारा। मतलब एक गड़ा रख दिया, उसमें सभी के नाम रख के उसमें रख दिया, और एक एक करके कोई व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्राट है, वो क्या पर्चियां खुला करता था उनकी, जिसमें उनके लिए योग्यताएं निर्धारित थी। हर कोई भाग नहीं ले सकता था इनके अंदर समितियों का अध्यक्ष बनने के लिए। जो योग्यता हुआ करती थी वही व्यक्ति आपके सामने भाग ले सकता था। जैसे भूमि का स्वामी होना चाहिए, नैतिक आचरण होना चाहिए, और आयु की सीमा भी हुआ करती थी। तो ये समझ लो कि चोल राजवंश है वो बहुत ही ज्यादा प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो आधुनिक प्रणाली है उसको भी कहीं फेल करता हुआ नजर आता है। और ये जितने भी आपके सामने जो राजवंश, जितने भी जो आपके सामने जो
लोग हुआ करते थे वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते थे? 3 वर्ष के लिए कुल चुने जाते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने स्वायत्ता। इन सभाओं में व्यापक स्वायत्ता प्राप्त थी, जिसमें भू राजस्व संग्रह देखने को मिलता था, न्याय प्रदान करना, सड़कों और सिंचाई व्यवस्थाओं का रखरखाव करना। मतलब जितनी भी जो सभाएं हुआ करती थी इसमें व्यापक रूप से आपको स्वायत्ता, लोगों को स्वतंत्रता मिलती थी, जिसमें जो भू राजस्व संग्रह करना भी, जो सभाएं ये वहां से क्या कर सकती थी? टैक्स भी इकट्ठा करती थी, लोगों को न्याय प्रदान करने का कार्य करती थी, सड़क व सिंचाई का काम करती थी। तो इनके राजवंश में सिर्फ सम्राट है, जो राजा है उसका ही सारा काम नहीं होता था, बल्कि सम्राट ने अलग अलग प्रकार की जो क्या कर दी? सभाओं का निर्माण कर दिया, जो ये क्या करते थे? इन सभी चीजों का देखरेख किया करते थे, जिसमें जो भू राजस्व का संग्रह करना, न्याय प्रदान करना और सड़कों की सिंचाई है और उनके देखरेख करने का भी कार्य किया करती थी सारी की सारी समितियां। अगले वाला पॉइंट आपके सामने केंद्रीय नियंत्रण। यद्यपि स्थानीय निकाय स्वतंत्र हुआ करते थे, जो स्थानीय जो निकाय हुआ करते थे वो स्वतंत्र हुआ करते थे, लेकिन उन पर केंद्रीय अधिकारी जैसे पेरुनार व सिरुनार का नियंत्रण और निगरानी रहा करती थी। मतलब जो आपके सामने जो केंद्रीय अधिकारी है वो इस पर सारी की सारी चीजें वो इन सभाओं पर कंट्रोल किया करते थे। राजा ने क्या कर रखा था? पेरुनार व सिरुनार जैसे 2 अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था, जो क्या करते थे? ऐसे समझ लो कि सिर से लेकर पैर तक क्या करते थे? आपके सामने नियंत्रण करने का कार्य करते थे। ये आपके सामने अद्वितीय स्वशासन की प्रणाली थी, जिसमें आपके सामने आज के पंचायती राज से आपके सामने कुछ मिलती जुलती है। मतलब आज अपने ग्राम पंचायतों में क्या सभा व समितियों को बनाया जाता है, वैसे उसमें सभा व समितियों को बनाया गया था, जो क्या आज के जो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके समकालीन, उसके समक्ष दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? पहला पॉइंट आपके सामने चोल जो राजवंश उसके कला व साहित्य का क्षेत्र में योगदान होना। अब चोल राजवंश के समय किस किस प्रकार के आपके सामने जो साहित्य कला वो देखने को मिली? तो पहला आपके सामने स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में इनके मंदिरों का निर्माण कराया गया। चोल राजवंशों ने मंदिर व भव्य द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण कराया, जो उनके शक्ति के प्रतीक हुआ करते थे। मतलब जो चोल राजवंश है उसने क्या किया? एक बहुत ही भव्य और शक्तिशाली मंदिरों का निर्माण कराया, जो किसके आपके सामने? शक्ति और भक्ति के प्रतीक हुआ करते थे। समझ में आ गया? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कौन सी शैली हुआ करती थी? जो आपके सामने जिसमें गौरवपम देखने को मिलते थे, और दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से जो मंदिर है वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया ना आपके सामने? अपने कैसे चौकोर होते हैं, लेकिन इनके गोलाकार गुंबदकारी जो आपके सामने मुख्य रूप से जो मंदिर देखने को मिलते हैं, ऐसे वाले मंदिर इनके मुख्य थे। ऐसे मंदिर हैं, इनके मंदिरों की शेप कैसे? ऐसे वाली शेप देखने को मिलती है आपके सामने। समझ में आ गया? इसको द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली की प्रमुख विशेषता है विशाल विमान शिखर। मतलब इनका जो बड़ा सा शिखर दिखाई पड़ता है, साथ के साथ गोपुरम जो विशाल प्रवेश द्वार इसमें आपको दिखाई पड़ता है, साथ के साथ मंडप व विस्तृत प्रांगण भी हुआ करते थे। तो सारी चीजें, विशाल शिखर हुआ करता था, गौरवपम है जो विशाल प्रवेश द्वार है वो देखने को मिलता था। प्रमुख आपके सामने मंदिरों की बात करें तो राजा राज प्रथम के द्वारा आपके सामने तंजावुर का जो आपके सामने बृहदेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया। तो 4 चोल राजवंश है उसके जो प्रमुख राजा हुए राजा राज प्रथम, जिसके द्वारा क्या किया गया? आपके सामने जो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किया गया, जिसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथ के साथ राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगे कोड चालपुरम का जो मंदिर है उसका भी निर्माण किया गया। यह सभी मंदिर आपके सामने द्रविड़ स्थापत्य कला के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है, जो आज जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर शैली है उसके उनके रूप में उनको जाना जाता है। यह मंदिर आपके सामने कैसी बनी है? जटिल जो मूर्ति कला, द्रविड़ कला के प्रमुख उदाहरण है। द्रविड़ कला पे इनको क्या किया गया? बनाया गया। खास करके बृहदेश्वर मंदिर है राजा राज प्रथम के द्वारा रट लेना कॉम्पिटिशन में भी प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है कांस्य की प्रतिमाएं। चोल काल में कांस्य की मूर्तियां हैं वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जैसे नटराज है, भगवान शिव की जो नृत्य करती हुई मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। कांस्य की प्रतिमाएं जिसमें चोल कला का उत्कृष्ट प्रतिमाओं के रूप में जिसे जाना जाता है। साहित्य की बात करें, तमिल साहित्य का स्वर्णिम युग देखने को मिला।
जो चोल राजवंश है, चोल काल के अंदर जो आपके सामने तमिल जो साहित्य है उसके सबसे स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के साहित्य का विकास हुआ। मतलब चोल राजवंश को कैसे जाना जाता है, जहाँ पे तमिल साहित्य है उसका सबसे ज्यादा विकास देखने को मिलता है। समझ में आ गया, संगम साहित्य को कहीं कहीं यहीं से निकल कर आता है। फिर आपके सामने कम्बनम व रामायणम, ये क्या आपके सामने तमिल साहित्य की सबसे महान कृतियां हैं। कौन सी? कम्बनम व रामायणम दो प्रमुख जो तमिल साहित्य है उसकी कुछ प्रमुख साहित्य कृतियों में से है, जिसने 12वीं शताब्दी में, जैसे 12वीं शताब्दी में कम्बन लिखा गया, ये रामायण व तमिल के रूपांतरण रूप है। मतलब जो रामायण है उसको तमिल भाषा में किस में लिखा गया, किस रूप में जाना जाता है, कम्बनम का रामायणम के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया, जो रामायण है उसको तमिल भाषा में लिखा गया है, उसका क्या नाम लिखा गया है, कम्ब रामायणम के नाम से उसको जाना जाता है। अगले पॉइंट आपके सामने अन्य लेखकों की कृतियां, जैसे पेरियार पुरम सेकीझार द्वारा 36 नारियार संतों की जीवनी, तिरुकद्वेश्वर की जीविका चिंतामणि व जय कोडवर की कलिंग तुपरगणी इस काल की सबसे महत्वपूर्ण जो आपके सामने रचनाओं में से एक है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने धार्मिक साहित्य, शैव भक्ति, नारियार व वैष्णव भक्ति, जो आलवार जो आपके सामने संत है उनकी कविताएं व गीतों का संकलन देखने को मिलता है। तो इसमें आपके सामने शैव भक्त और जो शिव को मानने वाले वो शैव भक्त कहलाए, जो विष्णु भगवान को मानने वाले वो अलवार या फिर के नाम से जाना जाता है। विष्णु भक्ति को अलवार के नाम से भगवान विष्णु को मानने वाले, और शिव भक्तों को नारियार के नाम से जाना जाता है। दो अलग संप्रदाय हैं आपके सामने दक्षिण भारत के अंदर, और इनके जो इनके संत हैं इनके कविताओं गीतों का संकलन देखने को मिलता है जो चोल साम्राज्य के अंतर्गत। तो ये था चोल साम्राज्य, जिनके शासनकाल में आपके सामने सारी की सारी जो प्रशासनिक, साहित्यिक और जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती है। विस्तार से पढ़ा अपने सभी चीज़ों को। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करो। धन्यवाद।